अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 बाय एनर्जेटिक्स का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक सेम अभी भी वही चल रहा है और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन हम लोग स्टडी कर रहे थे। आज इसमें हम लोग 3 सब टॉपिक्स इसमें फर्दर देखेंगे। सबसे पहले इसमें है एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। सेकेंड में हम लोग इसका डिफरेंस देखेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का। थर्ड हम लोग देखेंगे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। सबसे पहले हमारे पास आता है एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कितनी एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो ये मैं आपको साथ साथ डायग्राम के साथ साथ ये पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास है कि जितने भी हमारे पास NADH यूज़ हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो प्रोड्यूस करते हैं 3 ATP के मॉलिक्यूल्स। ये बात अब आप गौर से सुने। पहली बात तो ये कि एक मॉलिक्यूल है NADH का और उसने प्रोड्यूस किए हैं 3 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं ATP के। एक मॉलिक्यूल ने 3 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करने होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जिस तरह से मैं आपको ये डायग्राम में दिखाती हूँ, ये हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल और तीसरा हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल में जाता है तो यहाँ पे हमारे पास 2 NADH के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उन्होंने ATP प्रोड्यूस करनी होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक मॉलिक्यूल NADH का क्या करेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ATP के प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं NADH के तो ये 6 मॉलिक्यूल्स ATP के प्रोड्यूस करेगा। जिस तरह से यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यहाँ पे क्या हुए, 6 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए। दूसरी चीज इसमें ये आती है कि NADH जो कि ग्लाइकोलाइसिस में है, ठीक है, उसने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किए हैं ATP के। क्योंकि एक ATP का जो मॉलिक्यूल है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे NADH ने ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यूज किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखें, ये जो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं NADH के, इसने क्या किए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बनाए, तो यानी कि 4 ATP के मॉलिक्यूल्स बने हैं। 2 मॉलिक्यूल्स थे NADH के, हर एक मॉलिक्यूल ने 2-2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनाए थे, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 ATP के मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक है, अब तीसरी चीज इसमें आती है कि जितने भी FADH2 है वो प्रोड्यूस करेगा 2 ATP इन होल प्रोसेस, यानी कि जितने भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो भी है FADH का, वो 2 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। तो FADH हमारे पास क्योंकि सिर्फ पूरे प्रोसेस में सिर्फ क्रेब्स साइकिल में ही प्रोड्यूस करता है ATP के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स से उसने 2-2 मॉलिक्यूल्स करके 4 ATP के मॉलिक्यूल्स बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और 6 NADH के मॉलिक्यूल्स बताए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास क्रेब्स साइकिल में है, तो वो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की बात नहीं हो रही, क्रेब्स साइकिल में है, तो यहाँ पे भी हमारे पास NADH के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हर एक मॉलिक्यूल 3-3 जो है वो ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि यहाँ पे 6 NADH के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो 18 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि 6 3 होता है 18। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में 2 ATP के मॉलिक्यूल्स साथ में अलग में भी प्रोड्यूस होते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस में भी हमारे पास 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में चेंज होते हैं तो 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यूज भी होते हैं और रिलीज भी होते हैं, इसलिए 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यहाँ से भी निकलते हैं। तो टोटल हमारे पास इनको अगर आप ऐड करके देखेंगे तो टोटल हमारे पास आते हैं 36 ATP के मॉलिक्यूल्स, जो कि रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखें तो वहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन की ग्लूकोज सिर्फ। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन की ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, तो वहाँ पे सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ATP के बनते हैं। वहाँ पे कोई क्रेब्स साइकिल और कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नहीं बनती और ना ही वो उसमें प्रोसेस जाता है, क्योंकि उसमें आगे फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो होप सो अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का। दोबारा से एक तरह से रेफरेंस आपकी बुक में दिया हुआ है कि अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ही लिखेंगे। ठीक है,
तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म के लिहाज से, तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास एनाबॉलिक प्रोसेस होता है और रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक होता है। एनाबॉलिज्म में यानी कि जब हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने कहा था कि ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसमें ग्लूकोज एक लार्जर मॉलिक्यूल बनता है स्मॉलर मॉलिक्यूल से मिलके। जबकि रेस्पिरेशन हमारे पास क्या है, कैटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म किस तरह है कि उसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और एंड में जाके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि लार्जर मॉलिक्यूल था और उससे छोटे मॉलिक्यूल्स बने हैं, इसलिए ये कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। दूसरा हमारे पास आता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्शन के, कितनी एनर्जी यूज की गई है या प्रोड्यूस की गई है। तो फोटोसिंथेसिस में हमारे पास हमेशा लाइट एनर्जी क्या होती है, इन्वेस्ट होती है, यानी कि एब्जॉर्ब होती है, और वो कहाँ भी होती है, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले ट्रांसफॉर्म होती है इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ एटीपी। ये भी जब हम लोगों ने रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है इनटू द केमिकल एनर्जी। ठीक है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक आती है कि ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में ये वाले प्रोसेसेस अकर होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादातर बैक्टीरिया में, एल्गी में, प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर अकर होता है, जबकि रेस्पिरेशन सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर अकर होता है। ठीक है, साइट ऑफ अकरेंस वो कहाँ भी अकर होते हैं, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर अकर होता है, जो कि लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और साथ में साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। टाइम ऑफ अकरेंस के किस टाइम पे ये अकर होता है, तो यूजुअली हमारे पास क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑब्वियसली सनलाइट की प्रेजेंस में होती है तो डे टाइम होगी, जबकि रेस्पिरेशन ऑल द टाइम होती है। कोई डे टाइम और नाइट टाइम का कोई इसमें लिंक नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास एक और डिफरेंस आपकी बुक में दिया हुआ है एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का, जो कि ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से ओवरव्यू दिया हुआ है। सबसे पहले है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑब्वियसली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी और एनाएरोबिक विदाउट ऑक्सीजन। एटीपी के मॉलिक्यूल्स जिस तरह से अभी हम लोग स्टडी करके आए, एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 मॉलिक्यूल। फाइनल जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है, जो कि हम लोगों ने देखा था कि ये तो इजीली हमारे पास ये पूरा प्रोसेस होता है और एंड पे आके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो जाते हैं। पूरा मैकेनिज्म हम लोगों ने ये रेस्पिरेशन का स्टडी किया है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने फर्मेंटेशन को स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स में लैक्टिक एसिड और एथेनॉल हो सकता है और साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद इसमें साइट ऑफ अकरेंस आती है कि कहाँ भी हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन अकर होता है, ये होता है क्रेब्स साइकिल में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। लेकिन जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, इसलिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादातर इसमें नहीं रिक्वायर्ड होती। इम्पॉर्टेंस अगर देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन मेन एनर्जी सोर्स है सारे ऑर्गेनिजम्स में, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी सोर्स है एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में और साथ में एरोबिक में भी है। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है, लेकिन जहाँ पे बहुत कम सप्लाई है और ऑक्सीजन की। जब हम लोग एनाएरोबिक का रेस्पिरेशन का लेक्चर भी स्टडी कर रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में भी कभी कभार थोड़ी सी ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा ये सोर्स है कुछ प्रोडक्ट्स में भी, जिसमें एथेनॉल आ जाती है, चीज़ आ जाती है, वही जो जिस तरह से हम लोगों ने देखा था फर्मेंटेशन होती है। ठीक है, तो मैं अब आपको ये बुक से पढ़ाती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले तो देखा है कि एनर्जी बजट कितना प्रोड्यूस होता है, ये मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, जिसमें टोटल हमारे पास डाटा आता था 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स का, और जबकि एनाएरोबिक ऑक्सीडेशन में सिर्फ क्या होती थी 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। A British biochemist Sir Hans Krebs discovered this series of reactions, that is why it is called Krebs cycle.
यानी कि सर हैंस क्रैब उसका अपना ही नाम था जिसने ये रिएक्शंस की सीरीज को डिस्कवर किया था, इसलिए उसने नाम ही क्रैब साइकिल रख दिया था। ठीक है, ये एमसीक्यू उसके लिए आप याद कर लिया करें। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी ये डायग्राम भी आपको बता दिया। टोटल हमारे पास 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स यहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद ये मैंने आपको डिफरेंसेस भी पढ़ा दिए हैं, जिसमें सबसे पहले फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है, फिर उसके बाद इसमें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अच्छा, ये दोनों हमारे पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी। जबकि ये जो एनर्जी बजट वाला ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, ये सिर्फ आप एमसीक्यूज के लिए ही करें। शॉर्ट भी आ सकता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है ये, और लेकिन आप ज़्यादातर इसको एमसीक्यूज के लिए करें तो सही है। अच्छा, वैसे अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए, जब आपको डायग्राम आती होगी तो ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में वैसे बहुत रेयर है कि ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आए। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा ओवरव्यू एक मरतबा दे दूंगी कि इस चैप्टर से आपने क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक किस लिहाज से याद करना है, पेपर के लिहाज से। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, आप वहाँ पे जाएं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।